तहखाने में एक अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर जलते मशालों की रोशनी में वो विशाल दर्पण चमक रहा था, लेकिन उसमें राजा का प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसमें कोई और ही आकृति उभर रही थी। ये क्या माया जाल है? मेरा प्रतिबिंब क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि तुम इस दर्पण की सच्चाई को देखने के लिए योग्य नहीं हो, तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं महाराज, ये दर्पण एक रहस्य छुपा रहा है जिसे अब सामने आना ही होगा। अचानक दर्पण में हलचल हुई और उसमें एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वही चेहरा जो राजा के चेहरे से मिलता जुलता था, लेकिन कुछ अलग। और फिर आवाज आई, तुम राजा नहीं हो। राजा हैरानी से पीछे हटते हुए कहता है, क्या बकवास है, मैं राजा ही हूँ। तो फिर इस दर्पण से पूछ लो जो कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण के अंदर का प्रतिबिंब और स्पष्ट होने लगा। ये किसी और का नहीं बल्कि स्वयं राजा का ही चेहरा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक थी। और फिर दर्पण से आवाज आई, तुम ही राजा हो लेकिन असली नहीं। मंत्री ने संदेह भरी आवाज में कहा, महाराज, इसका क्या मतलब हो सकता है? तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि वर्तमान राजा किसी भ्रम में जी रहे हैं और उनका अतीत कुछ और ही था। राजा का दिमाग चकरा गया, उनकी सांसें तेज हुई। क्या वो सच में किसी धोखे में थे? क्या वो बचपन से एक झूठी पहचान जी रहे थे? राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, नहीं, ये असंभव है। मैं ही इस सिंहासन का हकदार हूँ। अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें इस तहखाने की गहराइयों में जाना होगा। वहाँ तुम्हारे जन्म का राज छिपा है। राजा, मंत्री और तांत्रिक एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। ठीक है, मैं इस तहखाने के अंत तक जाऊंगा, चाहे सच कितना भी भयावह क्यों ना हो। वो सब दर्पण के पीछे बने एक संकरे मार्ग से आगे बढ़ने लगे। दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे, जैसे वो किसी गहरी साजिश की कहानी कह रहे। जैसे ही वो तहखाने के अंतिम कक्ष में पहुंचे, वहाँ एक पुराना सिंहासन रखा था और उसके पीछे एक शिलालेख पर लिखा था, जो इस सिंहासन पर बैठेगा उसे अपने अतीत का सच जानना ही होगा। झूठ की नींव पर बना हर राज्य एक दिन गिर जाता है। फैसला तुम्हारे हाथ में है ना? या तो इस सिंहासन पर बैठकर सच जानो या फिर हमेशा के लिए एक भ्रम में जीते रहो। राजा की सांसें तेज हो गई। पूरा कमरा रहस्यमयी खामोशी से घिरा हुआ था। उनके सामने एक ऐसा सच खड़ा था जिससे वो अब तक अनजान। सिंहासन उन्हें अपनी ओर बुला रहा था, लेकिन क्या वो ये हिम्मत करके उस पर बैठेंगे? मंत्री, करमवीर, तांत्रिक और अजनबी सब चुपचाप खड़े थे। राजा के मन में उथल पुथल मची हुई थी। महाराज, आपको ये निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। अगर ये सिंहासन सच छुपाए हुए है तो आपको इस पर बैठकर अपने अतीत का सामना करना ही होगा। राजा ने मनी मन सोचते हुए कहा, अगर मैं इस सिंहासन पर बैठा और सच वैसा नहीं निकला जैसा मैं सोचता हूँ, तो क्या होगा? क्या मैं वास्तव में इस राज्य का असली हकदार हूँ? लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, जो भी हो, मैं सच जानना चाहता हूँ। राजा ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने सिंहासन पर बैठने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर टंगी मशालें अचानक तेज रोशनी देने लगी और हवा में अजीब सी गूंजने वाली आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक सिंहासन के पास की दीवार खिसकने लगी और वहाँ एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। देखा, मैंने कहा था ना, ये सिंहासन सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि तुम्हारे अतीत का भी दरवाजा है। अब आगे बढ़ो। राजा, मंत्री और तांत्रिक उस गुप्त द्वार से अंदर दाखिल हुए। अंदर एक विशाल कक्ष, जिसकी दीवारों पर कई चित्र उकेरे गए थे। इन चित्रों में एक छोटे राजकुमार को जंगल में एक साधु के साथ दिखाया गया था, फिर उसे एक परिवार के पास छोड़ दिया गया और अंत में एक राजा के रूप में सिंहासन पर बैठते हुए दिखाया गया था। ये चित्र, ये तो मेरी कहानी लग रही है। लेकिन महाराज, आपने
आपने तो कहा था कि आपका बचपन महल में बीता है, फिर ये जंगल और साधु कौन है? तांत्रिक आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ये सब जुड़ा हुआ है। इस चित्र में छुपा है आपका असली अतीत। अचानक कमरे के बीच में रखी एक पुरानी धातु की पेटी चमकने लगती है। ये पेटी इस रहस्य की कुंजी, इसे खोलो और सच का सामना करो। राजा ने धीरे से पेटी का ढक्कन उठाया। अंदर एक पुराना पत्र रखा जिस पर सोने की मोहर लगी थी। हाथ कांपते हुए राजा पत्र खोलते हैं और पढ़ते हैं। प्रिय वत्स, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने अतीत की सच्चाई जानने की अनुमति मिल चुकी है। तुम इस राज्य के वैध उत्तराधिकारी नहीं हो। असली उत्तराधिकारी का जन्म तुम्हारे साथ ही हुआ था, लेकिन एक भविष्यवाणी के कारण उसे महल से दूर भेज दिया गया था। तुम्हें राजा बनाने के लिए तुम्हारे असली माता पिता ने तुम्हें राज परिवार का अंग बनाया, लेकिन अब समय आ गया है कि असली उत्तराधिकारी वापस आए। नहीं, ये असंभव है। तो क्या मतलब है कि महाराज आप असली राजा नहीं हो? सही कहा, असली राजा अब वापस आ चुका है। इतना कहते ही ये कैसे संभव है? तांत्रिक धीमे स्वर में कहता है, महाराज, यही तो वो दिन था जब आपके भाग्य का फैसला होना था। सच सामने आ चुका था, लेकिन क्या राजा अपने सिंहासन को बचा पाएंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? कमरे में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। राजा की आंखें उस अजनबी के चेहरे पर टिकी थी जिसने अभी अभी अपना नकाब हटाया था। ये चेहरा राजा को जाना पहचाना लगा, मगर यकीन करना मुश्किल था। तुम कौन हो? वही जो इस राज्य का असली वारिस है। मगर ये असंभव है। महाराज इस राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे सिंहासन के नीचे छिपा ये राज कभी सामने ना आता। अजनबी ने जेब से एक प्राचीन मुद्रा निकाली जिस पर वही चिन्ह था जो सिंहासन पर उकेरा गया था। ये देखो, ये राजा विभास की अंतिम निशानी है जो मेरे जन्म के समय मुझे दी गई थी। मैं ही असली राजा हूँ जिसे जन्म के समय महल से दूर भेज दिया गया था ताकि राज्य को एक बड़े विनाश से बचाया जा सके। अगर ये सच है तो तुम्हारे पास कोई और सबूत होगा? तांत्रिक ने ध्यान मग्न होते हुए कहा, सिर्फ एक ही तरीका है सच जानने का, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा, ये सुनते ही पूरे कक्ष में सनसनी फैल गई। ये परीक्षा सिर्फ वही कर सकता था जिसमें सच्चा राजवंशीय रक्त बहता हो। महाराज, ये परीक्षा खतरनाक हो सकती है। अगर सच को जानने का यही एक तरीका है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। राजमहल के गुप्त कक्ष में अग्नि परीक्षा की तैयारी की। प्राचीन परंपरा के अनुसार अग्नि के बीच रखी एक दिव्य तलवार को उठाना होता था। कहा जाता था कि ये तलवार सिर्फ वही उठा सकता था जो असली सिंहासन का हकदार हो। अजनबी और राजा दोनों तलवार की ओर बढ़े। पहला मौका राजा को मिला। अब ये तलवार ही तय करेगी कि मैं असली उत्तराधिकारी हूँ या नहीं। राजा ने पूरी ताकत लगाई, मगर तलवार जरा भी नहीं है। पसीने की बूंदें उनके माथे से टपकने लगी। अब अजनबी की बारी थी। उसने तलवार के पास जाकर धीरे से उसे छुआ और जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। तांत्रिक ने आश्चर्य से कहा, यह असंभव है। तलवार ने अपना असली स्वामी पहचान लिया है। तो क्या महाराज आप असली राजा नहीं है? राजा की सांसें तेज हो गई। सिंहासन उनके हाथ से फिसलता दिख रहा था। वो इस सच को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं, ये कोई जालसाजी है। मैं इस सिंहासन का असली हकदार हूँ। अगर सच से भागोगे तो इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सिंहासन मेरी किस्मत में लिखा है और ये आज साबित हो गया है। कमरे में खामोशी छा गई। अब राजा के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो इस सच को स्वीकार करें या फिर एक भयंकर युद्ध छिड़े। राजमहल की दीवारों पर
जलती मशालों की लौ भी इस अजीब स्थिति को भाप रही थी। राजा का चेहरा क्रोध और असमंजस के बीच झूल रहा था। मंत्री, तांत्रिक और महल के अन्य दरबारी सांस रोके खड़े थे। यह असंभव, ये कोई जालसाजी। मेरे सिंहासन पर कोई और बैठे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। महाराज, हमें सत्य स्वीकारना होगा। तलवार ने अपने असली स्वामी को पहचान लिया है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसमें किसी छल कपट की संभावना नहीं। मैं राज सिंहासन का लोभी नहीं, मैं तो बस अपने अस्तित्व का सत्य जानने आया था। लेकिन अब ये प्रमाणित हो गया है कि मैं ही असली वारिस हूँ। तो क्या आप अपने सिंहासन को न्याय पूर्वक सौंपने के लिए तैयार हैं? राजा का मन व्याकुल हो उठा। इतने वर्षों तक जिस सिंहासन पर बैठकर उन्होंने शासन किया, आज वो हाथ से फिसलता दिख रहा था। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। अगर तुम सच में असली उत्तराधिकारी हो तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं इस सत्य की और भी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तांत्रिक ने कहा, महाराज, अग्नि परीक्षा से बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। फिर भी यदि आप संतुष्ट नहीं है तो एक और परंपरा है, राजवंशीय रक्त परीक्षा। मगर वो परंपरा तो सदियों से निष्क्रिय है। लेकिन ये आखिरी उपाय है। इसके लिए दोनों व्यक्तियों का रक्त लिया जाएगा और मंदिर में स्थित पवित्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाए। जिस रक्त को शिवलिंग स्वीकार कर लेगा वही इस राजवंश का असली राजा होगा। महल में एक नई सनसनी फैल गई। ये परंपरा पुरानी किंवदंतियों में वर्णित थी, जिसे बहुत पहले छोड़ दिया गया था, परंतु राजा को संतुष्ट करने के लिए इसे दोबारा किया जाना तय हुआ। अगले दिन राजमहल के गुप्त शिव मंदिर में ये अनुष्ठान शुरू हुआ। राजा और अजनबी दोनों के रक्त की कुछ बूंदें पवित्र कटोरी में रखी गई और फिर शिवलिंग पर अर्पित की। क्षण भर के लिए मंदिर में गहरी शांति छा गई। सभी की नजरें शिवलिंग पर टिकी थी। अचानक शिवलिंग पर रखी रक्त की बूंदों में से एक धीरे धीरे विलीन हो गई, जबकि दूसरी वही जमी रही। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, शिव ने उत्तर दे दिया। जो रक्त शिवलिंग में समा गया वही असली राजवंशीय रक्त है और ये अजनबी का रक्त था। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब कोई शक नहीं था कि ये अजनबी ही असली राजा था। राजा ने सिर झुकाते हुए भारी स्वर में कहा, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं इस सिंहासन का असली हकदार नहीं। महाराज, अब उचित यही होगा कि आप अपने सिंहासन का सम्मानजनक त्याग करें और अजनबी को उसका अधिकार सौंप। राजा ने भारी मन से अपना राज मुकुट उतारकर अजनबी के सामने रख दिया। लेकिन तभी महल के द्वार पर अचानक तेज धमाका। सैनिक ने भागते हुए घबराई आवाज में आकर कहा, महाराज, महल पर आक्रमण हुआ है। क्या कौन कर सकता है ये? सैनिकों की भीड़ अंदर घुस आई और उनके पीछे था एक नकाबपोश योद्धा। उसने अपनी तलवार निकाल ली और गरजते हुए बोला, सिंहासन के लिए अभी फैसला नहीं हुआ है, असली राजा मैं हूँ। महल के विशाल कक्ष में गूंजती आवाजों ने सभी की सांसें रोक दी। सैनिकों की कतारें, मंत्रीगण और तांत्रिक सभी स्तब्ध थे। अब तक जिस अजनबी को असली राजा मान लिया गया था, उसकी जगह अब एक नया योद्धा खड़ा हुआ था, जो दावा कर रहा था कि वही सिंहासन का असली हकदार है। अब ये नया तमाशा क्या? कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे इस राज्य की जनता ने मृत समझ लिया था, परंतु सच्चाई ये है कि मुझे छल पूर्वक जंगलों में फेंक दिया गया था ताकि मैं कभी लौट कर ना आ सकूं। सभी विस्मित हो गए। राजा, मंत्री और यहाँ तक कि वो अजनबी भी अवाक खड़ा था। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कुछ सोचकर आगे बढ़ा। यदि तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें भी उसी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा जिससे ये अजनबी गुजरा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयार हूँ। उन्हें रक्त परीक्षण। शिवलिंग पर दोनों का रक्त अर्पित किया। इस बार भी रक्त की एक बूंद विलीन हुई और दूसरी वैसी ही बनी रही। लेकिन जो रक्त विलीन हुआ वो नकाबपोश योद्धा का था। तो क्या असली राजा ये है? अजनबी ने शांत स्वर में कहा, तो मैं कौन हूँ?
तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, मैं पहले से ही कुछ समझ चुका था। ये दोनों ही राजवंश से हैं, लेकिन असली उत्तराधिकारी ये नकाबपोश योद्धा ही है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं कौन हूँ। मैं ही इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी हूँ और तुम मेरे बड़े भाई के बेटे। तुम्हें मेरे साथ रहकर राजकाज में सहायता करनी होगी। सत्य उजागर हो चुका था। अजनबी वास्तव में सिंहासन का वैध वारिस नहीं था, बल्कि राजवंश का एक हिस्सा मात्र था। असली उत्तराधिकारी वही था जिसे छल पूर्वक राज्य से बाहर कर दिया गया था। राजा ने अपनी अंतिम घोषणा कर दी, आज से ये राज्य अपने सच्चे उत्तराधिकारी को सौंपा जाता है। मैं अब संन्यास लेकर शेष जीवन देवी भक्ति में बिताऊं। महल में जयकारे गूंजने लगे। असली राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हुआ और अजनबी को महामंत्री बनाया गया। सबको उनका न्यायपूर्ण शासन मिला और राज्य में शांति और समृद्धि का युग प्रारंभ हुआ।